This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासर अथवा ब्रह्मवासरः मार्गशीर्ष फाल्गुन शुद्ध नवमी दिनांक 23 मार्च 2021 चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हुसरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ ओम शांति शांति शांति। तत्रार्थः पुनः स्वलक्षणैः उपदिष्टः स च अर्थः प्रकारणैः विभाव्यमानः भूय एव शरीरवृत्ति हेतु व्याधिकरण कार्य काल कर्तृ करण विधि विनिश्चयात् दश प्रकरणः। तर्हि एतद्विषये मया यः उक्तं यत् तन्त्रे कानि प्रकरणानि समाविष्टानि भवितुम् अर्हन्ति इत्येतस्य एतत् विवेचनं विवरणं। तर्हि कश्चन यदि नूतनं ग्रन्थं निर्मातुं प्रयतते चेत् तर्हि तेन सर्वेपि एते भावाः अथवा इमानि सर्वाणि प्रकरणानि अवश्यमेव अन्वेष्टव्यानि, तत्र तेषां समावेशः करणीयः। तो तानि च प्रकरणानि केवलेन उपदिश्यन्ते तन्त्रेण। सिर्फ वही प्रकरण, केवल वही प्रकरण ग्रंथ निर्देश करते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं। तो शरीर वृत्ति हेतु व्याधि कर्म कार्य काल कर्तृ करण विधि विनिश्चय, ये जो है इन सभी के बारे में विनिश्चय शरीर वृत्ति हेतु व्याधि कर्म कार्य काल कर्तृ करण विधि, इन सभी का विनिश्चय। तो ये 10 हैं इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में सोचना है, विनिश्चय इस प्रकार का करना है, तो ही वो ग्रंथ मान्यता प्राप्त इस प्रकार का होगा। तो ये काफी आवश्यक है। तंत्रस्य अस्य अष्टौ स्थानानि तद्यथा श्लोक निदान विमान शारीर इंद्रिय चिकित्सित कल्प सिद्धि स्थानानि तत्र 30 अध्यायकं श्लोकस्थानम् अष्टाध्यायकानि निदान विमान शारीर स्थानानि 12 इंद्रियाणां 3 चिकित्सितानां
त्रिंशकं सॉरी हाँ द्वादशके कल्पस्थाने भवतः। तो अभी ये जो वर्णन है इसके अनुसार ये शायद दृढ़बल ने संपूर्ण किए हुए इस प्रकार के है। अग्निवेश संहिता में जो दृढ़बल ने संपूर्ण किए है वो छोड़कर बाकी अध्याय होने चाहिए थे। भवती छात्र द्वैत्रिंशके द्वादशकं त्रयञ्च त्रीण्यष्टकानि एषु समाप्तिः उक्ता श्लोकौषधारिष्टविकल्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसौन्निकेषु। तो वही अर्थ 30 वाले दो अध्याय द्वादशकम त्रयंच द्वादश 12 अध्याय वाले दो स्थान, 30 अध्याय वाले दो स्थान, त्रीणी अष्टकानी और 8 अध्याय वाले 3 स्थान समाप्त रूपता श्लोकौषधारिष्ट विकल्प निदान मानाश्रय सौनिकेश। श्लोक स्थान सूत्र स्थान को यहाँ पे श्लोक स्थान इस प्रकार की संज्ञा है। औषध अरिष्ट विज्ञानीय विकल्प ये विमान स्थान है। सिद्धि निदान मान आश्रय सौनिकेश। हाँ आश्रय हे शारीरिक स्थान है। अच्छा तो विकल्प ये कल्प स्थान है, तो उसके आधार पर ये स्वे स्वे स्थाने यथा स्वंच स्थानार्था उपदेक्षते सविंशम अध्याय शतम शृणु नाम क्रमांक। उस स्थान में यथास्वम स्थानार्था उपदेक्षते, जो स्थानार्थ है उसका उपदेश किया जाता है। सविंशम अध्याय शतम तो 120 अध्याय शृणु नाम क्रमागतम, तो नाम कर्म से जो आगत आ गए हैं वो उनका नाम शृणु। दीर्घं जीवोप्यपामार्ग तण्डुलार्घादिकौ षड्विरेकाश्रयश्चेति चतुष्को भिषिकाश्रयः। मात्रा तस्याशितीयौ च न वेगान् धारणं तथा इंद्रियोपक्रमश्चेति चत्वारः स्वस्थवृत्तिकाः। तो ये 4 अध्यायों में विषयों का बंटवारा इस प्रकार का किया है। तो पहला चतुष्क जो है भिषज चतुष्क इस प्रकार का बताया गया है। बीच में हमने एक कोलटकर प्रतिष्ठान के द्वारा चरक के इस भिषज चतुष्क जो चतुष्क है सूत्र स्थान के उसके बारे में गोष्ठी की थी। तो हर चतुष्क का क्या महत्व है, उसमें किस प्रकार से विषय सम्मिलित है, इसके बारे में काफी चर्चा इसमें हुई थी। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि पहले विशेषाश्रय चतुष्क ये बताया गया है क्योंकि वो मुख्य उद्देश्य ग्रंथ का। मात्रा तस्य शिथियोजन वेगान धारण तथा इंद्रियोपक्रमश्यति चत्वार स्वास्थ्य वृत्ति स्वस्वृत्त में ये 4 चतुष्क इस प्रकार। कुड्डाकश्च चतुष्पादो महांस्तिस्रे क्षणस्तथा सहवात कलाख्येन विद्यान नैर्देशिकां नैर्देशिक इस प्रकार का चतुष्क है। निर्देश चतुष्क इस प्रकार का। स्नेहन स्वेदानाध्यायौ उभौ यश्चोपकल्पना चिकित्सा प्रावृतश्चैव सर्व एव प्रकल्पना। ये कल्पना चतुष्क इस प्रकार का है। स्नेहन स्वेदन उपकल्पना और चिकित्सा प्रावृत। कियंत शिरसि यश्च त्रिशोफाष्टोदरादिकौ रोगाध्यायो महांश्चैव रोगाध्याय चतुष्क। ये भी रोग चतुष्क है। कियंत शिरसि त्रिशोफ अष्टोदर और महारोगाध्याय इस प्रकार। अष्टोन्नति संख्यातस्तथा लंघन तर्पणे विधिशोणितिकश्चैव व्याख्यातास्तथा योजना। योजना चतुष्क इस प्रकार की बात की है। तो अष्टोन्नतिक लंघन तर्पण विधिशोणितिक ये योजना चतुष्क है। यज्ञ पुरुष संख्या तो भद्रकाप्यान्न पानिको विधि विविधाशित पीति यश्चत्वारोन्न निश्चयाः। तो यज्ञ पुरुष भद्रकाप्य अन्न पानिका और विविधाशित पीति ये 4 अन्न विनिश्चय इस प्रकार के
अध्याय है। दश प्राणायतनिकस्तथार्थे दशमूलिकः द्वौवेतो प्राणदेहार्थौ प्रोक्तो वैद्य गुणाश्रय। अभी का जो है वो वैद्य गुणाश्रय इस प्रकार का। दश प्राणायतनिक अर्थ दश महा दश दश मूलिक और प्राणदेहार्थौ प्रोक्तो वैद्य गुणाश्रय। तो ये दो अध्याय अंत में जो है ये वैद्य गुण के आश्रय इस प्रकार के बताए। प्राणदेहार्थ औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योग योजना चतुष्काक्ष क्रमेणोक्तः सप्तमश्चांद पानिका। तो औषध निर्देश स्वस्थ औषध चतुष्क स्वस्थ चतुष्क निर्देश चतुष्क कल्पना चतुष्क रोग चतुष्क और योजना चतुष्क, ये 6 है क्रम से। और सप्तम जो है वो अन्नपान चतुष्क इस प्रकार का है। दो चांत्य संग्रहाध्याय त्रिविशकम अर्थवत। और अंतिम जो अध्याय है वो संग्रह अध्याय है। इस प्रकार से 30 अध्याय अर्थवत इस प्रकार के। श्लोकस्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्यास्य शिरः शुभम चतुष्टाणाम महार्थानाम स्थानेस्मिन् संग्रहः। तो ये तंत्र का शिर शुभ शिर इस प्रकार का श्लोक का स्थान है। वाग्भट में अतरा था सूत्रिता सूक्ष्म पतन्यन्ते ही सर्वथा इस प्रकार की बात की है। यहाँ पे ये बताते हैं कि चतुष्टाणाम महार्थानाम स्थानेस्मिन् संग्रह कृतः। महाअर्थ जिसका है इस प्रकार के 7 चतुष्कोण का स्थान में संग्रह किया है। श्लोकार्थ संग्रहार्थश्च श्लोक स्थान तस्कृतम्। श्लोकार्थ और संग्रहार्थ ये होने के कारण इसको श्लोक स्थान की संज्ञा प्राप्त हुई है। ज्वराणाम रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेह कुष्ठयोः शोषोन्माद निदानेच स्यादपस्मरणाञ्च अपस्मारणाञ्च ततः। ज्वर रक्तपित्त गुल्म मेह कुष्ठ शोष उन्माद और अपस्मार इन सभी का निदान स्थान में बताया गया है। इत्यध्यायाष्टकमिदं निदानस्थानम् उच्यते। रसेषु त्रिविधे कुक्षोद्ध्वंसे जनपदस्य च त्रिविधे रोगविज्ञाने स्वर्गस्वपि च वर्तने। रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च विषकृते अष्टौ विमानानि उक्तानि मानार्थानि। अब आगे विमान स्थान इस प्रकार का है। तो रस विमान है त्रिविध कुक्षी जनपदोद्ध्वंस रोग विज्ञान त्रिविध रोग विज्ञान स्रोतस रोगानीक व्याधि रूप रोगाणां च विषकृते और रोगों का रोगों की चिकित्सा उसकी विषय। ये अष्टो विमानानि उक्तानि मारणानार्थानि महर्षिणा। ये 8 विमान संख्या बताए गए हैं महर्षि मान समझने के लिए। कथिता पुरुषीयञ्च गोत्रेण आतुल्यमेव च कुड्डिका महती चैव गर्भावक्रान्तिरुच्यते। पुरुषस्य शरीरस्य विषयौ द्वौ विनिश्चितौ शरीरसंख्यां संख्या सूत्रं च जातेरष्टमम् उच्यते। इत्युद्दिष्टानि मुनिना शारीराणि अत्र सून्मा। फिर आगे शारीर स्थान है। पुरुषस्य शरीरस्य विषय ये 2 अध्याय पुरुष विषय शरीर विषय। शरीर संख्या सूत्रं च जाते है अष्टमम् उच्यते। तो शरीरस्य पुरुषस्य विषय शरीर संख्या सूत्र जाति और कुछ समाविष्ट होगा। हाँ, कतिधा पुरुष ये इससे आरंभ होता है। कतिधा पुरुष पहला अतुल्य गोत्र, ये दूसरा कुड्डिका महती चैव गर्भावक्रांति 3 और 4 पुरुष से शरीर से विषय ये 2 और शरीर संख्या सूत्र अष्टम जाति इस प्रकार से वो 8 अध्याय हो गए। वर्णस्वरिया पुष्पाख्या तृतीया परिमर्शना। अब इंद्रिय स्थान के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ इंद्रियाणि का पंचमा पूर्वरूपिका कतमानि शरीरियः पन्नरूपोऽपि अपि अवाक्षराः अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमय चूर्णवान् द्वादशाध्यायकं स्थानम् इंद्रियाणाम् इति स्मृतम्। तो इंद्रिय स्थान 12 अध्यायों का इस प्रकार का। अभयामलकीयञ्च प्राणकामीयमेव च कर्तृचित्तकं वेद समुत्थानं रसायनं संयोगशरं मूलीय
मूलीयम आसिक्त क्षीरकम तथा माशपर्म द्वितीयं च पुमान जातवलादिकम। ये दो रसायन और वाजीकरण के अध्याय और उसके चार चार चरण इस प्रकार के बताए गए। चतुष्कद्वयम् अप्येतत् अध्यायद्वयेन उच्यते रसायनविधिज्ञेयं वाजीकरणं। विराणं रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहपुष्ठयोः शोषोन्मादे अपस्मारे क्षतशोथोदरार्शसां गृहिणी पाण्डुरोगाणां श्वासकासातिसारिणां चर्बीविसर्पतृष्णानां विषमद्यविकारयोः विव्रणीयं त्रिमर्मीयम् ऊरुस्तम्भितमेव च वातरोगे वातरस्य योनिव्याप्तिश्चैव यत् त्रिंशच्चिकित्सितानि उक्तानि अतः कल्पान्तके। तो 30 चिकित्सा स्थान बताए गए। फलजीमूतके क्ष्वाकु कल्पोधामार्गवस्य च पंचमो वत्सकस्योक्तः षष्ठश्च कृतवेदने क्षामात्रिवृतयः कल्पस्तथैव चतुरङ्गुले तिल्वकस्य त्रिसायाश्च सप्तला शङ्किनीषु च दन्ति द्रवन्त्योः कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते। कल्पना तो ये द्वादश 12 कल्पना कल्पस्थान इस प्रकार के हैं अध्याय। पंचकर्माख्या बस्ति सूत्री तथैव च स्नेह व्यापतिकी सिद्धि नेत्र व्यापादिकी तथा सिद्धि शोधनयोश्चैव बस्ति सिद्धि तथैव च प्रासृति मर्म संख्याता सिद्धि बस्त्याश्रया फलमात्रा तत्तसा सिद्धि सिद्धिश्चोत्तर संज्ञिता सिद्धयो द्वादशैवेताः तंत्रम चासु समाप्यते। तो सिद्धि स्थान में भी 12 अध्याय इस प्रकार है और इसमें तंत्र की समाप्ति इस प्रकार की हो जाती है। स्वे स्वे स्थाने तथाध्याये चाध्यायार्थः प्रवक्षते तं ब्रूयात् सर्वतः सर्वं तत् यथा स्वं हि अर्थसंग्रहः। तो उस स्थान में और तथा अध्याय में जो अध्याय अर्थ का वर्णन किया जाता है तब ब्रूयात् सर्वतः सर्वम यथा स्वं हि अर्थसंग्रहः। तो उसमें जो अंत में जो अर्थसंग्रह होता है सारांश होता है उसमें उस अध्याय में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में बताया जाता है। तो भगवंती चातर करके श्लोक होते रहते हैं। पृच्छातंत्रा यथा नायम विधिना प्रश्न उच्यते प्रश्नार्थ युक्तिमांस्तस्य तंत्रेणैवार्थ निष्ठया निरुक्तं तंत्रणां तंत्रं स्थानम् अर्थ प्रतिष्ठया अधिकृत्यार्थमध्याया नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता। इति सर्वं यथा प्रश्नम् अष्टकं सम्प्रकाशितं तात्म्येन चोक्तस्तंत्रस्य संग्रहस्य विनिष्ठितः। चतुष्क संकल्पना की है ही तरीके से वर्णन करने के पीछे क्या अभिप्रेत होता, यानी चतुष्क ही क्यों पंचक या स्त्री ऐसा क्यों नहीं। ये काफी मुश्किल है बताना। वैसे संख्या को लेकर बहस हुई है, त्रीण्या एतानानि वगैरह वगैरह इस प्रकार से त्रयोरुपमार्गाः वगैरह इस प्रकार से वर्गीकरण करके जो त्रिसंख्या का है उसके बारे में एक जगह विवेचन इस प्रकार का किया गया है। वैसे भी 6 संख्या से भी इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। तो दूसरे किसी तरीके से क्यों नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है और जो क्रम है उसका वो भी समझने में काफी मुश्किल इस प्रकार का। तो पहले वैशेष चतुष्क क्यों इस प्रकार से, तो हम जनरली सोचेंगे कि पहले शारीर आएगा फिर दोषों के बारे में वगैरह होगा, फिर दोषों की विकृति रोग निर्माण होंगे और फिर रोगों की चिकित्सा इस प्रकार की आएगी या दोषों की चिकित्सा इस प्रकार की आएगी।
तो यहाँ से भेषज दोष से ही आरंभ किया गया है, रोग काफी बाद में आए हैं। तो ये चरक की अलग शैली है, और उसके किस भली भांति समझ पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अभी हम शुरू में तो वाग्भट पढ़ते हैं, और वाग्भट का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो मन में बैठ जाता है, और फिर उस दृष्टि से चरक को पढ़ते हैं तो हमें संदेह होने लगता है कि चरक ने ऐसा क्यों लिखा है। और चरक ने इस प्रकार लिखने के बावजूद भी वाग्भट ने ते अर्थात ग्रंथबंधश्च संक्षेपाय क्रमोन्यथा, संक्षेप के लिए क्रम बदल लिया है, ऐसा वाग्भट ने। जो वेदाच्या रचनेशी काही संबंध असावा का चतुष्क रचना। मेरा वेदों का अध्ययन तो नहीं है, जो केवल कुछ सूक्त थे मैं करते समय, लेकिन इस दृष्टि से वेद का अध्ययन नहीं किया गया है, तो शायद इसके बारे में बताना मुश्किल होगा थोड़ा सा। लेकिन ये ग्रंथकार की सोच होती है कि जो भी पूरा विषयांश है उसका एनालिसिस करने का, कि मुझे ये बातें बतानी है, ये पहले निश्चित करना, और फिर उसमें कैटेगरीज कैसे कर सकते हैं, उसमें विभाजन किस प्रकार से करते हैं, और उस विभाजन का कुछ आधार होना चाहिए। कि मैं निदान बताना चाहता हूँ, मैं शारीर बताना चाहता हूँ, मैं चिकित्सा बताना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसमें सम्मिलित होने वाले विषय कौन से हैं, और फिर उसमें अध्याय किस प्रकार के रहेंगे, और उन अध्याय में प्रकरण किस प्रकार के, इन सभी के बारे में सोचो। तो ये बात अगर बनती है तो भेदता ही भेद्यम अन्यथा विनोद। भेदता जो है वो भेद्य चीज को विभिन्न प्रकार से उसका भेद कर सकता है। रोगों के का बारे में जो वर्गीकरण आया है वो बहुत सारे तरीके से वर्गीकरण दिया गया है। निज और आगंतु इस प्रकार का है, या फिर आधिदैविक आध्यात्मिक वगैरह आदि भौतिक इस प्रकार का भी वर्गीकरण है। तो जिस तरीके से हम उसकी तरफ देखते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण भिन्न भिन्न इस प्रकार का हो जाता है। और हर एक की एक खासियत होती है कि उससे कुछ विशेष अर्थ सब ध्यान में आता है इस प्रकार के वर्गीकरण से। अभी कंप्यूटर का जमाना है, और एक बार आपने डाटाबेस स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया तो उसी डाटाबेस स्ट्रक्चर को आप विभिन्न तरीके से देख सकते हैं, विभिन्न तरीके से इंडेक्सिंग उसके ऊपर ले सकते हैं, और वो अलग अलग जानकारी इस प्रकार की एक बार ढांचा बन गया कि ये मुझे करना है। जब हम स्कंद पोस्ट पे ऊपर काम कर रहे थे, हाँ, और मैं सचमुच पागल हो गया क्योंकि 40,000 रिकॉर्ड्स भरे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी मार्गदर्शक तत्व नहीं। और फिर रैंडम जैसी डाटा एंट्री हुई थी, और उसमें से मार्ग कैसे निकालना, ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो फिर मैंने सोचना किया कि लक्षण कोश के बारे में मैं सोच रहा हूँ। लक्षण कोश किसका कोश है? लक्षणों का कोश है। तो पहला जो फील्ड है वो लक्षणों का ही होना चाहिए, L1 ऐसा उसको नाम दे दिया। और फिर हमने क्या किया था कि शिरस शूल्य लक्षण है, तो उसमें शूल लक्षण है और शिरस बड़ी पार्ट है, तो शूलम शिरस इस प्रकार से उसको विभक्त करना, और L1 L2 इसमें वो डाल देना। और शिरस से भी हमें शूल ढूंढना है, और शूल से भी शिरस ढूंढना है, ये दोनों आवश्यक थे। तो कहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ऐसा मैंने शुरू में सोचा।
पर जब मैंने ये देखना आरंभ किया कि ये लक्षण कोश है, तो पहला फील्ड निश्चित रूप से लक्षण ही होना है, उसी से शुरुआत है। जस्ट शूलम शिरसी इस प्रकार का होना है। अभी शिरसी शारीर भाव है, तो उसका एक अलग फील्ड बनाया कि जो भी शारीर भाव होंगे वो उसमें जाएंगे। और फिर पता चला कि शारीर भाव के विशेषण भी है। स्रावः कफस्य पीत वर्णस्य, इस प्रकार की रिकॉर्ड है। तो स्राव लक्षण है, कफ शारीर भाव है, और उसका पीत वर्ण उसका विशेषण है इस प्रकार से। तो उस विशेषण का एक फील्ड अलग कर दिया। शारीरेतर भाव ये इच्छा आतपे वगैरह इस प्रकार की है, तो उसके लिए एक अलग फील्ड कर दिया। फिर व्यक्ति के लिए एक फील्ड अलग कर दिया, अवस्था के लिए एक फील्ड अलग कर दिया, काल के लिए एक फील्ड अलग कर दिया। तो मैंने एनालिसिस किया कि लक्षण से जुड़े कौन से शब्द हो सकते हैं। ये बेसिक लक्षणों का कोश है। एक लक्षण को लेंगे तो उसके साथ कौन से शब्द जुड़े होते हैं, और उनकी कैटेगरीज यही पे खत्म होती है। बस इतने ही शब्द निकलते हैं। कोई विशेषण होगा लक्षण का, शारीरिक भाव होगा उसका विशेषण होगा, शारीरिक भाव होगा उसका विशेषण होगा, व्यक्ति विशेष इस प्रकार के कुछ होंगे, कालवाचक कुछ पद होंगे, अवस्थावाचक कुछ पद होंगे, कुछ हेतु भी रहेंगे लक्षण के इस प्रकार से। तो जितने हो सकते हो 40,000 रिकॉर्ड बार 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 देख के मुझे ये तसल्ली हो गई कि बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं। तो फिर डाटाबेस स्ट्रक्चर बन गया। अभी लक्षण लक्ष्य कोश ये मेन हिस्सा रहा, प्रथम खंड जो है उसका। और लक्ष्य लक्षण कोश, उसी को हम दूसरे तरीके से लक्ष्य के तरीके से देखते हैं। तो हर लक्ष्य के जुड़े लक्षण कौन कौन से है, चाहे पूर्व रूप हो, रुष्ण लक्षण हो, प्रत्यात्म लक्षण हो, जो भी है वो सभी हमें लक्ष्य की दृष्टि से। तो ये दूसरा उसका उपयोग इस प्रकार का हुआ। एक ही रिकॉर्ड से हम दो तरीके के लक्षण लक्ष्य कोश और लक्ष्य लक्षण कोश दोनों देख सकते हैं। और ये जो बाकी शारीर आदि भाव, शारीरेतर भाव, कालवाचक पद वगैरह, इनके परिशिष्ट बन गए कि लक्षण संबद्ध शारीरादि भाव, लक्षण संबद्ध शारीरेतर भाव वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसमें एक शिर हमने ले लिया। तो शिर से शूलम, शिर से वेदना, शिर से पीड़ा, शिर से दाह वगैरह, ये सभी जो है वो हमारे सामने आ गई। हाँ। अब उसका क्रॉस रेफरेंसिंग फर्स्ट वॉल्यूम में दे दिया गया कि ये लक्षण शिर से शूलम, ये लक्षण 1050 पेज पर 10वीं कक्षा पंक्ति पर राइट कॉलम में या लेफ्ट कॉलम में इस प्रकार का है। और ये सब कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होने के कारण उसमें एक भी भूल नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम के जरिए आया है। तो ये भी काफी दिक्कत वाली बात थी कि डबल कॉलम प्रिंटिंग कैसे करेंगे। हाँ, हाँ। मैंने डिक्शनरी देखी थी कि डबल कॉलम प्रिंटिंग मराठी में है, तो मैंने वहां पे जाकर पूछा BSNL में कि ये डिक्शनरी कैसे छपती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने इंडेक्स अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग नहीं किया है, हमने नहीं किया है। अंग्रेजी को लेकर फिर उसके आधार पर अल्फाबेटिकल लिस्टिंग बना दिया, और फिर उसका मराठी जो है वो छप दिया इस प्रकार से। तो मैं समझ गया कि नहीं, ये इस प्रकार से नहीं होगा। तो राजन वाक करके हमारे प्रोग्रामर है जो अभी प्राकृतिक कोश के लिए भी काम करते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं, हर रिकॉर्ड फिक्स कर लेते हैं और उसमें रैप कमांड होनी चाहिए कि 45 कैरेक्टर के बाद वो नीचे आना चाहिए। तो 45 कैरेक्टर्स के दो कॉलम रहेंगे। अब ये रैप कमांड भी काफी मुश्किल हो गई। जहां स्पेस है वहां से रैप करो, 40वे कैरेक्टर्स से स्पेस ढूंढना आरंभ करो, जहां स्पेस मिले वहां नीचे आओ, ऐसा उसने लिखा था। और 50 तक की मर्यादा रखी थी।
लेकिन एक शब्द ऐसा निकला वो 39 से शुरू हुआ और 50 से आगे चला गया। तो प्रोग्राम अटक गया वहां। फिर वो बोले नहीं ये तो नहीं होगा। फिर आकार इकार उकार वगैरह यहाँ पे शब्द को तोड़ना ऐसा किया। फैमिली इस प्रकार का एक अलग उसको टेबल दे दिया। तो ये करके रैप कमांड हो गई तो 2 कॉलम में हो गया, और एक रिकॉर्ड अगर 2-3 पंक्तियों में है तो ये पंक्ति निश्चित कर देगी कि 50 पंक्ति एक कॉलम में होनी चाहिए। और वो पूरी होने के बाद राइट कॉलम में एक दूसरा डाटाबेस, लेफ्ट पेज राइट पेज इस प्रकार का, इसमें 50 पंक्तियां उसमें 50 पंक्तियां। और फिर एक तीसरा डाटाबेस कि इसकी पहली पंक्ति उसकी पहली पंक्ति ये दोनों साथ में रखकर एक पंक्ति बनानी है। इस प्रकार से बीच में एक लाइन है, और इस प्रकार ये 100 पंक्तियों का एक पेज बन जाएगा। फिर पहले पंक्ति का जो पहला शब्द है वो हेडिंग में जाएगा। 100वें पंक्ति का जो पहला शब्द है वो लेफ्ट, ये लेफ्ट में जाए वो राइट कॉलम में जाएगा ऊपर। इस प्रकार से ये काफी मुश्किल है। और वेरिएबल स्टोर करना और फिर वो वहां पे लिखना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये काम कर गया। ये लॉजिक काम कर गया और हमने लक्षण कोश को इस प्रकार से पब्लिश किया। और फिर उसी ढांचे पर हेतु कोश औषध कोश भी बने। ये तो 3200 कोष्ठों का था। और फिर उसकी मिरर इमेज निकालनी पड़ती है, और मिरर इमेज ट्रेस पेपर पर प्रिंट करवानी पड़ती है, और फिर उस मिरर इमेज से प्रिंटिंग होता है। तो ये काफी हमारे लिए समझने के लिए काफी बातें इस प्रकार से। तो कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे ये इस प्रकार से सोचना चाहिए। दूसरी चीज ऐसी है कि ये शारीरादि भाव से परिशिष्ट बना, शारीरेतर भाव से बना, काल विशिष्ट, कालवाचक लक्षण संबद्धानि, कालवाचक पदानि, अवस्था वगैरह वगैरह, इन सभी के बारे में इस प्रकार के परिशिष्ट बने। औषध कोश में तो काफी परिशिष्ट बने कि एक कोई द्रव्य है उससे संबंध कौन कौन से औषध है, एक औषध योग है उसके संबंध कौन से औषध है, इस प्रकार से वगैरह वगैरह। शूल रुषा वेदना इथला किंचित फरक लक्षण कोश संदर्भात जरा विस्तार पूर्वक सांगा। काफी बड़ा इस प्रकार का विषय है। कोशिश तो हमने बहुत की है। जो भी संदर्भ है वो आपके सामने आ जाता है, लेकिन उसमें से अर्थ कैसे निकालना है। एक शुरू में ऐसा लगा था कि ये हर शब्द का एक अलग अलग अर्थ है, हर शब्द की निरुक्ति अलग अलग है, और उस पर्टिकुलर निरुक्ति को या उस पर्टिकुलर अर्थ को ध्यान में रखते हुए उस शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे संधिगत वाक्य कंडीशन है, अंत्यसंधिगत संधि शूलाटोपो करोति च। संधिगत अगर बात हो जाता है तो हंति संधि, संधि का हनन करता है, और शूल और आटोप ये दोनों करता है। अब शूलाटोपो द्विवचन है तो इसका मतलब होगा कि शूल और आटोप दोनों साथ में होंगे, तो सूजन भी होगी और वेदना शूल भी होगी। प्रसारण कुंचन प्रवृत्ति संवेदना, प्रसारण और आकुंचन करते समय संवेदन इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, तो वो वेदना इस प्रकार की है। उस इसका नाम, लक्षण का नाम वेदना है। अगर हम इसको भली भांति समझ पाते हैं, तो जब कोई मरीज हमारे पास आता है
शूल है और आटोप है या शोथ है तो उसको शूल कहेंगे, और आकुंचन प्रसारण करते समय अगर वेदना होती है तो उसको वेदना कहेंगे। अब बात यह है कि वेदना के लिए किस प्रकार की चिकित्सा है और शूल के लिए किस प्रकार की चिकित्सा है, ये ढूंढेंगे तो वहां पे इस प्रकार की चिकित्सा है ही नहीं। वहां पे वायु धातु क्षयत्व मार्ग से आवरणेन वा, ये सूत्र है। और अगर धातु क्षय से वात प्रकोप है तो किस प्रकार के दवाई का प्रयोग करना है, और मार्गावरोधजन्य अगर वात प्रकोप है तो लंघन पाचन वगैरह ये सब चिकित्साएं आती है। तो लक्षणों के आधार पर वहां चिकित्सा है ही ऐसा नहीं है। दूसरी जगह शिर पार्श्व बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री मोक्ष और साधिकाम, यहाँ बस्ती पार्श्व शिरशूल इस प्रकार का लक्षण बताया गया है। अब इन तीन अवयवों के साथ इस प्रकार की वेदना हो, शूल हो, दो व्याघ्री गोक्षर साधिता पेया देनी है, ऐसा वहां पे निर्देश है। तो शूल शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, वेदना कहाँ कहाँ होता है, ऊर्जा कहाँ पे होता है, ये बताना काफी मुश्किल है। सभी संदर्भ तो इकट्ठा हो जाते हैं लक्षण कोश में, और इस लक्षण के लिए 10-10 पृष्ठ है। एक पृष्ठ में 100 पंक्तियां हैं, और मानो एक पंक्ति में एक ही लक्षण हो या 2-3 पंक्ति में एक लक्षण हो तो भी 10-10 अगर पृष्ठ है तो करीबन 950 900 इतने रिकॉर्ड्स है एक शूल के लिए। और केवल शूलम अंगे शूलम, उरसी शूलम, उदरे शूलम, शिरसी वगैरह वगैरह सभी शारीर भाव से संबद्ध है, और सभी प्रकार के रोग है, सभी प्रकार के दूष्य है। तो ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। मैंने शुरू में ऐसा सोचा था कि शूल अगर हमारा निदान है इसको हम क्या कहेंगे, ये एक अहम मुद्दा रहता है कि इसे शूल कहे, वेदना कहे, रुझा कहे, पीड़ा कहे, क्या कहे इसको खास, और उसके लिए स्पेसिफिक कोई दवा बताई गई है तो हमारे लिए आसान होगा। ये मामला ऐसा ही है ऐसा नहीं है, ये मामला और भी संगीन इस प्रकार का है। तो चिकित्सा की दृष्टि से कैसे इस बात को देखिए, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और शायद ये लक्षण पर्याय के रूप में भी आते हैं एक दूसरे के लिए, और अलग भी होते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो संदर्भ के अनुसार ही उसका अर्थ लेना है, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। ये एक इसमें अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो पृच्छा तंत्रात यथान्यायम विधिना प्रश्न उच्चते, जैसे ये वेद बताता है उस प्रकार से अगर तत्र पृच्छा होती है, सवाल पूछा जाता है तो उसको प्रश्न कहते हैं, विधिना विधि से पूछा जाता है। तो अग्निवेश ने कई जगह इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं आत्रेय से, और आत्रेय ने यथा प्रश्न उत्तर दिए, वैसे प्रश्न पूछे उसी क्रम से उसको उत्तर दिए हैं। प्रश्नार्थ युक्तिमांस तत्र तंत्रेण एवं अर्थ विनिश्चय। तो प्रश्नार्थ जो है वो युक्तिमान इस प्रकार का है, और तंत्र से ही अर्थ विनिश्चय इस प्रकार का होगा। तो ये जो बात कही गई है कि सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं, दोनों तंत्र के ऊपर निर्भर है। तो तंत्र से ही अर्थ विनिश्चय इस प्रकार का हो जाता है। अभी कभी भी कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं, ये हम विमान स्थान में अचानक कृमि के बारे में पूछा गया, अत्रेय ने कृमि के बारे में जवाब दिया इस प्रकार से। तो
समझ लेते हैं कि कुछ विषय चल रहा है, आत्रेय ने कुछ अग्निवेश ने कुछ अलग सवाल पूछा, आत्रेय ने उत्तर दिया। वो ध्यान में रखते हुए इसका निवेश स्थान में कहाँ पे करना है, तंत्र में कहाँ पे करना है, ये अग्निवेश सोच सकते थे। लेकिन जैसे जिस प्रकार से जहां प्रश्न पूछा गया है वहीं पे वो प्रश्न संविधा में भी डाला गया, उसका उत्तर भी वहीं पे डाला गया। कृमि रोग एक अलग रोग है, उसको निदान स्थान में स्थान न देते हुए विमान स्थान में स्थान दे दिया, ये मुश्किल है। विमान स्थान की जो खासियत है, विशेषण नियते ज्ञायते अनेन इति विमानम, इस प्रकार से कि दोष वगैरह इनका प्रमाण जिससे पता चल जाता है वो विमान स्थान इस प्रकार का कहा जाता है। अब कुर्मी का और दोषादि विमान का क्या संबंध है? अगर हम मानते हैं कि हाँ, तंत्र में उसका वही स्थान है, तो उसका कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए जो हमारे ध्यान में नहीं आया। तो चरक के तंत्र निर्माण में काफी इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, और शायद हम पहले वाक्पट पढ़ते हैं और फिर बाद में चरक पढ़ते हैं, इसलिए हमारे मन में ये सवाल और ज्यादा उठते हैं। अगर शुरू से ही चरक ही पढ़ेंगे तो शायद ये दिक्कत थोड़ी कम हो। अब जामनगर में चरक का प्रचलन ज्यादा है और साउथ में केवल वाग्भट का प्रचलन, इस प्रकार का ये मैंने जिक्र किया था। ये भी बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। आयुर्वेद की एक बहुत श्रेष्ठ इस प्रकार की संविधा जिसका साउथ में बिल्कुल ही प्रचलन नहीं, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वाग्भट का प्रचलन सभी भारत में है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन चरक का प्रचलन क्यों नहीं? शायद तत्व ज्ञान होने के कारण और समझने में दिक्कत आती होगी, इसके कारण चकर का प्रचलन नहीं रहा इस प्रकार। निरुक्तन तंत्रणात् तंत्रम स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया। तो तंत्रण इस निरुक्त से तंत्र जो क्या कह सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट करता है या फिर जोड़ना, ये भी तंत्रण का अर्थ होगा कि हाँ, विशिष्ट तरीके से अध्यायों को, स्थानों को इकट्ठा करना, ये तंत्रण, और इसलिए उसको तंत्र इस प्रकार की संज्ञा मिलती है। स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया, उसमें अर्थ प्रतिष्ठित होता है, इसलिए उसको स्थान ये संज्ञा प्राप्त होती है। अधिकृत्यार्थम अध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठित, और अर्थ को ध्यान में रखते हुए अध्याय नाम संज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित होगी। अथा तक कियंती शिरसी है वगैरह जो पहला श्लोक है, उससे अध्याय का नाम रख दिया। ये फिर भी चरक की खासियत है, वाग्भट में ऐसा नहीं है। जो उस अध्याय का पूरा प्रतिपाद्य विषय है वो अध्याय का नाम इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन चरक में अध्याय जिन शब्दों से आरंभ होता है उसी का नाम उसको दे देते हैं। इति सर्वम यथा प्रश्नम अष्टकम संप्रकाशित, तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार अष्टक मैंने प्रकाशित किया। कार्त्स्येन चोक्त तंत्र से संग्रह सुविनिष्ठ, और तंत्र संग्रह जो है वो पूरा का पूरा सुनिश्चित, इस प्रकार का जो तंत्र संग्रह है वो पूरा का पूरा मैंने बताया। तो ये बात एक अहम है कि मेरे मन में पूरा ढांचा होना चाहिए। अगर मैं नया तंत्र निर्माण करने जा रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे किन किन बारे में, किन किन चीजों के बारे में बात करनी है, क्या क्या बताना है, ये मेरे सामने बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे ये बातें बतानी। फिर उसका एनालिसिस करके उसको विभाजित करते हैं कि ये विषय यहाँ पे संकलित हो सकते हैं, ये यहाँ पे हो सकते हैं, इस प्रकार से। और फिर आगे चलकर स्थान, किस स्थान में कौन से स्थान होंगे ये एक बात, और किस स्थान में कौन कौन से
अध्याय होंगे, ये दूसरी बात, और उसमें क्या क्या प्रकरण होंगे, ये तीसरी बात। और जैसे हम वो ग्रंथ पढ़ते इस प्रकार के जाएंगे तो पूरा विषय हमारे ध्यान में आए। बार बार पढ़ते जाएंगे तो यह हमारे मन में बैठ जाएगा इस प्रकार से। तो ये सभी चीजें बहुत आवश्यक इस प्रकार की है। अब हम एक थीसिस करते हैं, एमडी या पीएचडी के लिए थीसिस करते हैं, लिखते हैं, तो इसमें तो बहुत छोटा विषय होता है। फिर भी ये कल्पना कैसे मन में आई, यहाँ से लेकर सामग्री क्या है, सामग्री उसकी क्या क्या है, कैसे उसका विस्तार करना है, वगैरह वगैरह, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक थीसिस का ढांचा बनता है। और उस ढांचे में हमारे विषय को डालना पड़ता है। एक प्रस्तावना इस प्रकार की होगी, पहले हुआ काम जो है उसके बारे में कुछ जिक्र हुआ, हिस्टोरिकल रिव्यू वगैरह इस प्रकार का। फिर हाँ, हम किस प्रकार से काम करना चाहते हैं उसका कुछ आरेखन इस प्रकार का होगा। फिर हमारे लिए साधन सामग्री क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, वास्तव में क्या करेंगे हम, फिर उसके नतीजे कैसे देखेंगे, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और फिर उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए थीसिस की रचना की जाती है। अगर किसी बहुत ही छोटे सब्जेक्ट को लेकर इतना सब कुछ करना पड़ता है, तो जब तुम्हारे पास बहुत सारे प्रतिपाद्य विषय है और उनमें एक दूसरे में लिंकिंग इस प्रकार का है, तो उनको ग्रंथ में कैसे उतारना, ये बहुत ही मुश्किल इस प्रकार का काम है। लेकिन प्राचीन ग्रंथकारों ने तो ये किया है। हाँ, और युवानुरूप संदर्भ इस प्रकार के ग्रंथ होते रहने चाहिए। तो ये शिवधनुष्य है, किसी को तो उठाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके छोड़ देंगे। करना तो है ही, क्योंकि युगानुरूप संदर्भ संहिताओं की आवश्यकता है। ये सभी जीवन शैली बदल गई है, खाने पीने की चीजें बदल गई है, वगैरह वगैरह, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, तो काफी मुद्दे नए हैं अभी। तो उनके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और विभिन्न नए रोग आ गए हैं, एस्टेब्लिश हो गए हैं, विभिन्न परीक्षण आ गई है, पैथोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल हो, इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में कैसे सोचना, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और उस दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये ध्यान में रखते हुए आगे के बारे में हम सोच सकते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इसमें वाग्भट का कहना है कि ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चन मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेड़ाद्याखिन्द पठ्यन्ते तस्मात् स्वाहा। अगर ऋषि प्रणीत है इसीलिए अगर आप जिक्र करते हैं, तो फिर चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेल वगैरह को कोई नहीं पढ़ते, वो भी ऋषि प्रणीत है। तो मेरा ग्रंथ यद्यपि ऋषि प्रणीत नहीं है, तभी तो भी सुभाषित है। तो जो भी सुभाषित होगा, बाद से भी सुभाषित आता होगा, तो भी वो ग्राह्य है। और ऋषि से भी अगर अच्छा वाङ्मय नहीं आ रहा, तो वो त्याज्य है इस प्रकार से। तो भेल आदि संहिताएं पिछड़ क्यों गई, कि उनमें जो चाहिए था वो नहीं है इस प्रकार से। सिर्फ अग्निवेश का तंत्र ही आगे प्रचलन में रहा इस प्रकार से। तो जो सुभाषित है वही ग्राह्य हो जाता है, वही टिकता है, इस प्रकार की बात वहां पे बताई। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए नए ग्रंथ का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और यह अभी के काल की जरूरत है। और वो भली भांति समझने के लिए
जिस प्रकार से इनकी रचना हुई है उसको भली भांति देखना पड़ेगा। सन्तिपाल्लविकोत्पाताः संक्षोभं जनयन्ति ये वर्तकानां विभोत्पाताः सहसैवाविभाविताः तस्मात् तान् पूर्वसञ्जल्पे सर्वत्र अष्टकम् आदिशेत् परावर परीक्षार्थं तत्र शास्त्रविदां बलम् शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्य एकदेशिकाः भ्रमन्ति अल्पबलास्तन्त्रे ज्ञाशब्देनैव वर्तकाः। विज्ञ वैद्य और अज्ञ वैद्य इनमें किस प्रकार का फर्क होता है ये। संति पाल्लविक उत्पाताः संक्षोभम जनयन्ति। पाल्लविक उत्पात इस प्रकार के होते हैं तो प्रादेशिक इस प्रकार का, मैंने सोचा पल्लव से पाल्लविक इस प्रकार का है। ये पर्ण जो उड़ते हैं जोर से अगर वायु बहती है तो पाचोड़ा जिसको कहते हैं इस प्रकार से जे संक्षोभ निर्माण करते हैं। वर्तका अस्मात् उत्पतन्तः क्षोभं मनसो जनयन्ति इति लोक प्रसिद्ध। तो वर्तके भी इस प्रकार से अचानक उठते हैं बैठते हैं, इस पर सहसा एव अविभाविताः, जिनके बारे में कुछ सोचा नहीं है, अचानक इस प्रकार के। तो वाउटर जिसको कहते हैं कि पाल्लविक उत्पात संक्षोभ, ये संक्षोभ निर्माण करते हैं इस प्रकार से, उस प्रकार वर्तक करके भी उत्पात इस प्रकार के होते हैं। तस्मात्तान पूर्व संजल्प सर्वत्र अष्टकम आदिश। तो उनसे बात करते समय ये अष्टक जो बताया वो उनको बताना है। पूर्व संजल्प जब बोलना आरंभ होता है तो उसी में ये स्थानार्थ वगैरह वगैरह जो है ये उनको पूछना है। परावर परीक्षार्थ, ये श्रेष्ठ है या अवर है, कनिष्ठ है, ये इसकी परीक्षा करने की। तत्र शास्त्र विधान बल, जो शास्त्र जानने वाले हैं उनका उसमें बल रहता है। शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्य एकदेशिकाः भ्रमन्ति अल्पबलाः तन्त्रे ज्या शब्देनैव वर्तकाः। कि केवल शब्द को लेकर, एकदेशिक शब्द को लेकर, हाँ, भ्रमन्ति अल्पबलाः, अल्पबल जो है वो उनको जितने सूत्र मालूम है उनके ही बारे में बताते रहेंगे, बाकी पूरे तंत्र के बारे में बताएंगे नहीं इस प्रकार। और फिर हम समझ जाएंगे अरे इसने तो इतना ही पढ़ा है, बाकी और कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसका महत्व कुछ नहीं है, अवर इस प्रकार का है। तो जा शब्द ने वो वर्त कहा, जा यानी कि धनुष की डोरी, तो उसका एक नाद होता है। शुरुआत में जब युद्ध आरंभ होता है तो सिर्फ ये जा को खींचा जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो उसका एक नाद होता है। और ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन इस प्रकार का जब करता था तो सभी लोग भयभीत होते थे। ये विराट के साम्राज्य पर जब दुर्योधन ने आक्रमण किया और उत्तर विराट का जो पुत्र है उसको भेजा गया युद्ध भूमि पर, वो तो बहुत कायर था, भयभीत हो गया। फिर अर्जुन ने उसको बांध के रखा रखने और वो उस पेड़ से गांडीव लेके आया उसका, और जब उसने गांडीव को छेड़ा तो भीष्म ने कह दिया अरे ये तो अर्जुन है। तुरंत जान गए। फिर समय देखा गया तो 1 वर्ष का अज्ञातवास का कालावधि पूरा हो चुका था। नहीं तो ये फिर से नौबत आती कि फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इस प्रकार का हो गया। तो जा शब्द ने वो वर्तका, वो
केवल उसका नाद सुनते ही वर्तक जो है वो हड़बड़ा जाते हैं और भयकंपित हो उठते हैं। उसी प्रकार हम अगर सूत्र के बारे में कहेंगे ऐसा सूत्र है वैसा सूत्र है वगैरह वगैरह, वो हड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार का जो सामान्य वैद्य है जिसको इस सभी के बारे में कुछ मालूम नहीं है इस प्रकार से, तो वो भयकंपित हो उठेगा। पशूनां दौर्बल्यात् कश्चिन् मध्ये मृगायते स सत्यं मृगमासाद्य प्रकृति विरुद्धे पशु। तो अगर पशुओं का दौर्बल्य है तो कोई एक पशु बाकी पशुओं का दौर्बल्य, कोई थोड़ा बलवान है तो ये मूर्ख जैसा हो जाता है। बस मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बलवान हूँ, इस प्रकार का। सत्य मूर्खम असाध्य, लेकिन सचमुच मूर्ख सामने आ जाता है तो प्रकृति में बदलते पशु, तो वो नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, इस प्रकार की। तद्वत् अज्ञो अज्ञ मध्यस्था कश्चिन् मोक्षर्य साधनः स्थापयते आत्मानम् आप्तं तु आसाद्य विद्यते। उसी प्रकार से जो अज्ञ है वो अज्ञ मध्यस्थ होकर अन्य लोगों के अज्ञानी लोगों के बीच में बैठकर मोक्षर्य साधना, केवल अपनी वाणी ही जिसका साधन है, स्थापयते आत्मान, अपने को आप्त सिद्ध कर देता है, मैं आप्त हूँ, इस प्रकार से। आप्तन तो असाध्य विद्यते, लेकिन सचमुच आप्त वहां पे आ जाए तो ये सब नाटक उसका बंद हो जाता है। तो एक संस्कृत सुभाषित है, शतक में ही है, यत्र चोभयम तत्र नो भयम, यत्र नो भयम तत्र चोभयम। अगर हम दो तीन शास्त्रों में रुचि रखते हैं और दो तीन शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, तो उन शास्त्रों को जानने वाला कोई नहीं है तो हम उभय शास्त्र जानने वाले, इस प्रकार के। यत्र च उभयम, तो जहां दोनों शास्त्र जानने वाले लोग होंगे वहां नो उभयम, वहां मेरे मुझको कुछ भी मालूम नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा ही। इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने आप को वो आप्त बना देते हैं, लेकिन सच्चा आप्त अगर आ जाता है तो ये विनष्ट इस प्रकार का। बभ्रुर्गूढ़ा इवोर्णाभि अबुद्धि अबहुश्रुतः किं वै वक्षति संजल्पे कुंडभेदी जडो यथा। जो अबुद्धि है, अबहुश्रुत है, वो संजल्प में क्या बोलेगा, जैसा कुंडभेदी जड़ नहीं बोल सकता है, या बभ्रुर बूढ़ा युवोर्णा वो नहीं बोलता है, इस प्रकार से। ये बभ्रुर बूढ़ा युव उर्णा भी, उर्णा यानी कि ये लोकर, बभ्रु पूर्णावान कश्चित् पशु स यथा मेघम युद्धाय आत्मीयम इव ऊर्णां दृष्ट्वा उपसर्पन् अंगभंगम आपनोति तद्वत् अज्ञः अव्याप्तं प्राप्य विद्यते इत्यर्थः। पूर्णावान कश्चित् पशु, बभ्रु एक पशु है, पूर्णा जिसमें है, इस प्रकार का। स यथा मेषम युद्धाय आत्मीयामेव ऊर्णां दृष्ट्वा, ये वास्तव में मेष नहीं है, उड़ना नहीं है उसकी, लेकिन उसने ओढ़ ली है उड़ना, और वो अगर सचमुच मेष के पास चला जाए, जिसके पास सच्ची उड़ना इस प्रकार की है, तो अंगभंगम आपनोति, तो उसके लड़ाई करके उसकी हानि होगी, इस प्रकार। तद्वत् अन्यः अव्याप्तम प्राप्य विद्यते इत्यर्थ। तो उसी प्रकार से जो अज्ञ है वो इस प्रकार का धनुष उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी हंसी ही होगी, इस प्रकार से वो नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार से। किंवा बभ्रुर वृद्ध नकुलः पूर्णा राशि मध्य यथा किंचिन्न प्रतिपद्यते तथा अबुद्धिरपि संजल्पे वादी प्रतिवादी
कथायां कुंडभेदी भ्रष्टयोनि तेन पृच्छादेन आत्मीय निर्णीत जातिर्यथा अवदात जाति सन कश्चित् ब्रूते तथा अबुद्धिर्पि संजल्पते। कुंडभेदी भ्रष्ट योनि, कुंडभेदी जो है भ्रष्ट योनि है। इस प्रकार का मूर्ख संजल्पे किम वक्ष्यति, संजल्प जब होगा तो वो क्या बता सकेगा इस प्रकार से। तेन पृच्छादिना आत्मीय निर्णित जाति यथा अवदात जाति संतुष्टि। तो भ्रष्ट योनि जो है उसको जाति के बारे में अगर पूछा जाए तो अवदात जाति बहुत अच्छी जाति है ऐसा वो अगर बताता है, तथा अबुद्धिरूपी संजल्पे वो वास्तव में है ही नहीं, तो अवदात यानी कि रमणीय सुंदर इस प्रकार की, और वो उसकी जाति है ही नहीं है। तो जब सच सामने निकल आता है तो पता लग जाता है कि अरे ये तो अच्छी जाति वाला नहीं है इस प्रकार से। सद्वृत्तैर्न विगृह्णीयात् विषयकल्पश्रुतैः हन्यात् प्रज्ञाष्टकेनादौ इतरांस्तु आत्ममानिनः। ठीक है, कल थोड़ा बात करेंगे क्योंकि अभी 36 हो गए हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरितं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकाराः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।